प्यारे बच्चों, आज क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। लॉज ऑफ मोशन का आई थिंक जो थर्ड वीडियो है। पहले मैंने फोर्स और दूसरे में मैंने इम्पल्स को कवर अप किया था। आज मैं लॉज ऑफ लीनियर मोमेंटम को स्टार्ट करूंगा, कवर अप करूंगा। और इसमें से उसके बाद डेरिवेशन इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसको और कुछ रिगार्ड द प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू द लेफ्ट हैंड एलिवेटर के रिगार्डिंग में है, उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें क्या कहना चाह रहा है? सपोज दैट एक पार्टिकल सिस्टम है, ये एक पार्टिकल सिस्टम है और इसमें से यहाँ की पोजीशन मास m1 है, यहाँ का मास m2 है, यहाँ का मास m3 है और इनकी जो डिस्टेंसेज है वो आपके पास ये r1 नहीं, इसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास, चलो ये r1 हो गया, ये r2 हो गया और ये r3 हो गया। ठीक है, अब इसमें से मुझे निकालना है, और इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो v1 है, इसकी जो v2 है और इसकी जो v3 है। बाय डेफिनेशन तो P1 इज इक्वल्स टू, मतलब मोमेंटम इक्वल्स टू m1 v1 और P2 इक्वल्स टू m2 v2 एंड P3 इक्वल्स टू m3 v3। तो ये होगा P1 इक्वल्स टू m1 v1, P2 इक्वल्स टू m2 v2 एंड P3 इक्वल्स टू m3 v3। ठीक है, अब इसमें से जो आपका जो मोमेंटम जो बचेगा, जो P आपका जो बचेगा वो बचेगा m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2 प्लस ऑफ m3 v3। ठीक है, if there are n particle, if there are n particle, अगर यहाँ पे n पार्टिकल सिस्टम है तो n पार्टिकल सिस्टम, तब आपके पास क्या होगा कि P इक्वल्स टू m1 v1 और प्लस ऑफ m2 v2 एंड प्लस ऑन mn और vn, ये पार्टिकल सिस्टम हो गया। अब बाय सेकंड लॉ, ये बाय डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ फोर्स बच्चों, हम इसको अगर प्रूव करें तो F इज इक्वल्स टू dp अपॉन ऑफ dt। ये क्या होता है? F इक्वल्स टू dp अपॉन ऑफ dt। द चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज नोन एज द dp अपॉन ऑफ dt। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखें, अगर हम if F एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो, अगर F एक्सटर्नल हमारे पास कितना है? जीरो है। जो अप्लाइड फोर्स वो आपका जीरो दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी पहुंचेगा आपके पास, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो जीरो इज इक्वल्स टू dp अपॉन ऑफ dt। This implies that dp is equals to 0 dt। बच्चों ये स्मॉलर था आपके पास, इसको हमें एवरेज पूरे का निकालना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इस इंटीग्रेशन को करने के लिए आपने क्या किया? दैट इज द dp इज इक्वल्स टू 0 dt। ये हो गया pi से pf तक और ये हो गया 0 टू t। ठीक है, अब ये बचेगा आपके पास p और ये हो गया pf और pi और दिस इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो गया आपके पास? कांस्टेंट। ये क्या बचेगा आपके पास? कांस्टेंट। ठीक हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट pf माइनस ऑफ pi इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, तो डेल्टा p इक्वल्स टू कांस्टेंट। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, आपका p मोमेंटम क्या हो गया है? कंजर्व हो चुका है। और इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, इफ द इन द अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में जो इसका जो टोटल मोमेंटम होता है वो कितना होता है बच्चों? जीरो होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, जितना पहले था उतना ही बाद में था। अब इसको मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, इसका जो डेरिवेशन है उसको लेता हूँ साथ में। तो ये कैसे होगा, इसकी जो प्रूविंग है, यहाँ पे अगर मैं प्रूविंग करूँ, प्रूविंग, एक बॉडी थी आपकी यहाँ पर, एक बॉडी आपकी यहाँ पर थी, इसका मास m1 था, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। और दूसरी बॉडी आपके यहाँ पर है, इसका मास आपके पास m2 था, ये आपकी u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये हो गया बिफोर वाली जस्ट। ये कब बचा?
ये हो गया बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन से पहले। ये हो गया बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन, ये हो गया। ठीक। और आफ्टर एट कॉलिजन, कॉलिजन के टाइम पे दोनों टकरा गए, ये और ये दोनों टकरा गए, ये हो गया एट कॉलिजन। ये किसमें हो गया बच्चों? कॉलिजन के टाइम पे इतना हो गया। उसके बाद ये कॉलिजन के बाद, कॉलिजन के बाद एक बॉडी यहाँ से ये m1 थी, इसकी वेलोसिटी होगी v1, और ये m2 थी, इसकी वेलोसिटी होगी v2, इसकी वेलोसिटी होगी v2। ठीक है। कॉलिजन के बाद m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ये हो गया आफ्टर कॉलिजन, ये वाला है आफ्टर कॉलिजन। अब इसमें देखें, अगर हमारे पास u1 बड़ा है u2 से, u1 बड़ा है u2 से, सो तभी कॉलिजन हो पाएगा, अदरवाइज कॉलिजन नहीं होगा। अब इसमें है एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, माइनस एफ बी ए। बच्चों देखो, जितना एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट रिएक्शन, जितना ये इसको हिट करेगा कॉलिजन के बाद, उतना ही इसको वापस में की तरफ फोर्स लगाएगा। दोनों का मोमेंटम सेम होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। ठीक है। एफ बी अगर हम लगा देंगे तो इसकी एफ बी वन, एफ ए बी का मतलब हो गया फाइनल मोमेंटम एम वन वी वन माइनस ऑफ एम वन यू वन इक्वल टू इसका हो गया एम टू माइनस, ये हो गया माइनस एम टू वी टू एंड माइनस ऑफ एम टू यू टू, ये हो गया। अब इसको ओपन करेंगे तो ये बचेगा एम वन यू वन माइनस एम वन यू वन, एम वन वी वन माइनस एम वन वी वन माइनस ऑफ एम वन यू वन इक्वल टू माइनस m2 v2 एंड प्लस ऑफ m2 u2। ठीक है। u वाले को वन साइडेड कर दो और v वाले को वन साइडेड करते हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो m1 v1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पे आ गई, u1 को उस साइड भेजें तो m1 v1 इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ m2 v2 और इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस ऑफ m2 u2, ये आ गया। तो फाइनली हम उसको क्या करते हैं, फाइनली हम क्या कर देंगे, तो दैट इज, जैसे हम कहते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m2 m1 v1, m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। फिर से हमारे पास इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बच्चों ये आपको क्लियर हो चुका है, एक फिर से आपका मोमेंटम क्या हो चुका है, कंजर्व हो चुका है। होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तब तक आप वीडियो को पॉज करें, इसको कॉपी करें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियोस आपके लिए बनती जा रही हैं। और आज भी मैं काफ़ी लेट नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात को 5 सितंबर का दिन था, तो उसमें बच्चों ने सेलिब्रेशन किया कोचिंग में ही। और अब मैं उसके बाद रात को उठने के बाद अप्रोक्सीमेटली 3:30 का बज रहा है, 3:30 बजे हो रहा है टाइम अभी, तब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए। और तब तक आप उसको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तब तक वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें। अब बच्चों, अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर, अपरेंट वेट of a man in a lift or elevator. Apparent weight, apparent weight of a man in a lift or elevator. जब कोई इंसान किसी लिफ्ट में बैठा रहेगा या या फिर एलिवेटर में बैठा रहेगा, तो उसके वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, हम इसके सारे केसेस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और ये प्रैक्टिकल बेसिस पे भी रियल लाइफ में तो बहुत होता है, आपको उसको रियलाइज करना होगा, थोड़ा सा सोच समझ करके करें। यह है apparent weight in a man in a lift
और एलिवेटर ये हो गया। अब इसमें करते हैं क्या पहली कंडीशन पे क्या जा रहा है, लेट अ मैन ऑफ मास एम स्टैंडिंग ऑन द weighing मशीन, लेट अ मैन ऑफ mass m standing on a weighing machine placed in an elevator, placed in an elevator or lift, elevator or lift. So then actual weight of a person, then actual weight of a person equals to m into z, or apparent weight equals to reading of weighing machine, reading of weighing machine equals to r. ठीक है, जो weighing machine उस लिफ्टिंग के अंदर में जो वेट को रीड करेगी उसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसका जो एक्चुअल वेट होगा वो क्या होगा बच्चों, वो हो गया हमारे पास m into g। ठीक, अब मैं डिस्कस करता हूँ। पहला केस लेके जाते हैं इसका, बहुत अच्छा सा केस है। वो है when the elevator or lift is at rest, जब कोई एलिवेटर आपका या तो रेस्ट पे है उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक एलिवेटर था, है, मान के चलो ये एक एलिवेटर है, ये लिफ्ट है, और इसके अंदर हमने एक वेट मशीन रखी है, हमने ये वाला। ठीक है, और इसके ऊपर कोई इंसान खड़ा है, ये इंसान खड़ा है। ठीक है, अब इसका जो वेट होगा बच्चों, वो एक तो नीचे की तरह काम करेगा, एक वेट आपका नीचे की तरह काम करेगा जिसको हम लोग m into g कहते हैं, है ना, और एक वेट आपका ऊपर की तरह काम करेगा जिसको हम, यहाँ पे हो गया m into z, और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरह काम करेगा। ये हो गया m into g नीचे काम कर रहा है और r ऊपर काम कर रहा है। r का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब इसका वेट देख लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, देन एक्सेलरेशन ऑफ अ पर्सन, देन acceleration of a person equals to 0। पर्सन का एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, 0 है। क्यों है 0, क्योंकि उसमें वही आपका नहीं जा रहा है, नेट फोर्स एक्ट ऑन अ फोर्स, नेट फोर्स ऑन अ पर्सन इज 0। इसमें नेट फोर्स भी कितना लग रहा है आपके पास, 0 लग रहा है, फोर्स भी 0 है। तो अब क्या होगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन में, सो इसमें जितना फोर्स है, देन r इज इक्वल्स टू mg। इसका मतलब अपरेंट वेट इक्वल्स टू एक्चुअल वेट, जितना उसका वेट था वही उसको वेट रियलाइज होगा, वो कोई हल्का या भारीपन नहीं फील करेगा।
तो ये क्या हो गया, अपरेंट वेट। जब बॉडी कहाँ पे थी, जब लेफ्ट किस में थी, रेस्ट पे थी। अब उसके दूसरी कंडीशन आती है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 केसेस आएंगे। व्हेन द एलिवेटर, दूसरा केस है व्हेन द एलिवेटर when the elevator is moving uniformly, मार्कर गिर चुका है। when the elevator is moving uniformly, is moving uniformly, जब कोई एलिवेटर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, कहा, इन द अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है या तो अपवर्ड है यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब क्या होगा, इसमें फिर से हम एलिवेटर बनाए, ये एलिवेटर बना दिया हमने, इसमें से ये आ गया एलिवेटर, और इसके बाद यहाँ ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, पूरा मार्कर लीक हो गया। बच्चों पूरा मार्कर लीक हो चुका है, पूरे मेरे हाथों में भी आ गए हैं। थोड़ा मार्कर को साफ करता हूँ पहले, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद है ये एलिवेटर हो गया, है ना, और इसमें से हमने एक इंसान को बनाया बढ़िया सा, ये ऐसे, यहाँ पे हमें इसका हार्ट टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ठीक है, वो डांस कर रहा है इसके अंदर वो डांस कर रहा है। अब ये बॉडी यूनिफॉर्मली जा रही है आपके पास, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में, अब देखें इसमें ये हो गया, यहाँ पे इसका वेट mg नीचे काम कर रहे हैं और इसका r ऊपर की तरह काम कर रहे हैं। अभी मैं बॉडी कर, बॉडी ऊपर जा रही है या फिर बॉडी नीचे आ रही है, तो इसके केस में एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, 0, क्योंकि यूनिफॉर्मली जा रहा है, उसमें वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है, तब भी इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों, 0 आ गया, है ना। तब फिर भी हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ अ पर्सन, एक्सेलरेशन ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का जो एक्सेलरेशन था वो था आपके पास 0, तो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ पर्सन, नेट फोर्स एक्ट ऑन अ पर्सन, एक पर्सन पे जो फोर्स काम कर रहा है वो भी कितना कर रहा है आपके पास, एक पर्सन पे कितना कर रहा है, 0, ठीक है। अब उसका एक्सेलरेशन भी 0 है, नेट फोर्स भी 0 है, तो देन तब उसका क्या बन रहा है बच्चों, देन यहाँ पर भी आपकी बॉडी न तो ऊपर जा रही है, r इक्वल्स टू mg, इसका मतलब रियल वेट इक्वल्स टू अपरेंट वेट, जो उसका रियल वेट था वही उसका अपरेंट वेट है, जितना वो फील करेगा उतना ही जाएगा। बॉडी अपवर्ड भी जा रही है, बॉडी डाउनवर्ड भी आ रही है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है आपके पास, यूनिफॉर्म है। ओके, केस थर्ड में चलते हैं। केस थर्ड है when the elevator is accelerated upward, third, when the elevator is accelerated upward, जब कोई एलिवेटर अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, तो उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए आपके पास ये कंडीशन बची, यहाँ से इतना है, ये आपका एलिवेटर था, मैं फिर से एलिवेटर बनाया, और उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास वाइंग मशीन थी, तो एज इट इज इसके ऊपर कोई प्यारा सा आपकी बात ये यहाँ से था, और इसमें से कोई इंसान जा रहा है, बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, और इसमें इसका वेट नीचे की तरह काम करेगा m इंटू जी, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहाँ की तरह काम करेगा, ऊपर की तरफ m इंटू जी। अब ये एक्सेलरेशन जा रहा है ऊपर की, ये कहाँ की तरफ जा रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ, ऐसे क्यों, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे,
ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन नेट फोर्स इक्वल्स टू, तो एक्सेलरेशन ऑफ अ पर्सन, acceleration of a person equals to a, किसी भी पर्सन का एक्सेलरेशन कितना है, a है। नेट फोर्स कितना काम कर रहे हैं, नेट फोर्स आपके पास काम कर रहा है इक्वल्स टू m इंटू ऑफ a, क्योंकि उस आदमी का मास कितना था, a था। अब इसमें से देखें तो देन अब बच्चों यहाँ पे क्या जनरेट होगा, देखो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो r बड़ा है, तो r माइनस ऑफ mg और इक्वल्स टू m इंटू ऑफ a। अब आप सोचिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, एम जी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, बॉडी भी ऊपर की तरफ जा रही है, इसका आर बड़ा है। आर बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, इसमें से जितना अपवर्ड डायरेक्शन में उसमें से इसको माइनस करेंगे, जो बाकी बच जाएगा उसको ये ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दिया, जहां की तरफ मतलब कुल मिला के आपको ये करना है, जहां की तरफ बॉडी जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको उस डायरेक्शन में जो आपको फोर्स लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को माइनस करके आपको नेट फोर्स आ जाएगा। तो वही कंडीशन मैंने यहाँ पे की है, तो ये कितना आर इक्वल्स टू एम जी माइनस ऑफ एम इंटू ऑफ ए, ठीक है। अब इसको मैं सेपरेट करूंगा, तो अभी कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पे कितना बचेगा, आर इक्वल्स टू, ये बचेगा आर इज इक्वल्स टू एम ए प्लस ऑफ एम जी, आर इक्वल्स टू एम ए प्लस ऑफ एम जी। अब तो यहाँ पे लिखूं मैं तो कितना हो गया, आर इक्वल्स टू एम ए प्लस ऑफ जी। अब देखिए तो ये क्या आ गया यहाँ पे 10, आर इक्वल्स टू 10, आर इक्वल्स टू एम ए प्लस ऑफ जी। बच्चों ये क्या मिला, अपरेंट वेट में अब आपका ज्यादा होगा, आपको जितना आपका एक्चुअल वेट था उससे कहीं ज्यादा फील होगा आपको, तो ये कंडीशन थी आपके पास कौन सा, अपरेंट वेट का। क्यों, क्योंकि जी आपका 9.8 लग रहा है, अगर ए बाय द वे 1 ही भी है तो कितना हो गया 10.8 हो गया, और उसी मास को हमने जी से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे मल्टीप्लाई किया तो ये बड़ा हो गया, ठीक। अब इसी कंडीशन में जब ये आता है तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैं ये कह दूं कि r इज ग्रेटर देन m इनटू ऑफ g, तो r m g से बड़ा होगा, ठीक है। अब केस फोर्थ की बात करते हैं, केस फोर्थ की बात करते हैं बच्चों, केस फोर्थ, इसमें जब डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा सेम है कंडीशन, द एलिवेटर इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, द एलिवेटर is accelerated downward, जब ये कहा नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसमें भी सेम वही, सेम प्रोसीजर वही है जो आपके एज इट इज है, इसमें मैं डायग्राम इसी के नीचे बना दे रहा हूँ। इसमें से आपके पास, चलो बना दे, ये ऐसे हो गया, और इसमें आपके पास एक एलिवेटर अपने रखा हुआ है, वाइंग मशीन रखी हुई है, ये आपके पास ये वाइंग मशीन है, इसके ऊपर कोई ये कोई खड़ा है आराम से, ये ऐसे, और अब ये क्या हो रहा है कि इसके नीचे जो आपका, इसके नीचे काम कर रहा है एम इंटू सी, इसके ऊपर काम कर रहा है आर, और इसमें आपके पास ये एक्सेलरेशन जा रहा है बॉडी ऊपर की तरफ। अब आप देखिए इसमें फिर एज इट सारी इंफॉर्मेशन इसी की थी, सारी इंफॉर्मेशन इसी की है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आर इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, अब सॉरी डाउनवर्ड आ रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड आ रहा है, अपवर्ड नहीं है बल्कि डाउनवर्ड आ रहा है, ये डाउनवर्ड आ रहा है। अब यहाँ पे कौन सा बड़ा हो गया, एम जी बड़ा हो गया, तो देन एम जी, देन एम जी माइनस ऑफ आर इज इक्वल टू एम इंटू ऑफ ए। अभी नीचे की तरफ आ गया, ठीक है ना, कहाँ की तरफ आ गया है, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब नीचे का फोर्स बड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पे कितना हो गया, एम जी माइनस ऑफ ए, एम जी माइनस ऑफ आर इज इक्वल टू एम इंटू ऑफ ए। ऑफ दैट समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैं इसको अगर मैं आर को सेट करूं तो आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ऑफ एम इंटू ऑफ ए, कितना हो गया, आर इक्वल टू एम जी माइनस ऑफ एम इंटू ए। बच्चों तब तक इसको पहले कॉपी करो, हाँ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, तब तक आप इसको कॉपी करो, मैं फिर अभी 2 पार्ट और रह गए, इसको भी स्टार्ट करता हूँ।
उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, अगर हम इसको आर करें तो आर इक्वल्स टू एम कॉमन हो गया, तो जी माइनस ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिए, जो एम में हम जी में से कुछ माइनस करेंगे तब हमारे पास आर आ रहा है, तो इसका मतलब आर हमें कैसा लगेगा, तो दिस इम्प्लाई दैट आर इज, बॉडी हमें हल्की लगने लग जाएगी, बॉडी हमसे भारी नहीं होगी, जितना एक्चुअल वेट था उससे कहीं हल्की लगने लग जाएगी। अब उसका नेक्स्ट केस है, इसका फिफ्थ केस है अंडर फ्री फॉल। अंडर फ्री फॉल बच्चों, फिफ्थ केस है इसका, if free fall of a body under gravity, if free fall if free fall of a body under gravity, of a body under gravity, किसी बॉडी का फ्री फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी में, इसका मतलब A इक्वल्स टू जी है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, A इक्वल्स टू जी, तो दैट इज A इक्वल्स टू जी। और इसका भी मतलब हो गया द केबल इज ब्रेक, इसका मतलब क्या होगा, द केबल ब्रेक्स, लिफ्ट का केबल टूट चुका है, तो बॉडी अपने आप से आएगी। तो अब अभी भी क्या हो रही है कि डाउनवर्ड मोशन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास ये ऑलरेडी एक लिफ्ट था, एक एलिवेटर है, इसके ऊपर एक आपने वाइंग मशीन रखी हुई है, ये वाइंग मशीन है, इसके ऊपर आपने कोई भी बैठा हुआ है, यहाँ पे हम बैठ गए ये, और अब इसमें जो काम करेगा, जी नीचे की तरफ, एम जी नीचे की तरफ काम कर रहे हैं और आर ऊपर की तरफ काम कर रहा है, बॉडी नीचे आ रही है लेकिन ए इक्वल्स टू जी है, बॉडी इक्वल्स टू जी है। केस वही लगेगा जो डाउनवर्ड का था, एस आर इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ऑफ ए, ये वाला, यही वाला केस है, बॉडी नीचे आ रही है लेकिन यहाँ पे इक्वल टू जी है, तो आर इक्वल टू कितना बचेगा, आर इक्वल्स टू एम जी माइनस ऑफ जी, और इक्वल्स टू कितना हो गया, एम इक्वल्स टू जीरो, एम इक्वल्स टू जीरो, तो आर कितना हो गया बच्चा आपका, जीरो बच गया। तो अब आप वेटलेस फील करेंगे तो आपकी कंडीशन क्या होगी इन दैट केस, अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि दैट इज आर इक्वल्स टू जीरो, दैट इज आर इक्वल्स टू जीरो। अब हमें क्या लगेगा, दिस इज द कंडीशन फॉर वेटलेस, दिस इज द कंडीशन फॉर वेटलेस, ये अब हमें वेटलेस लगने लग जाएगा क्योंकि कोई कुछ भी वेट नहीं है उसमें, दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेस, ये आपके कौन सी कंडीशन है, वेटलेस की कंडीशन है। अब आ गया, जब अगर आपके पास एलिवेटर और लिफ्ट, केस फिफ्थ, केस सिक्स है, केस सिक्स में है व्हेन द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी, व्हेन द downward acceleration is greater than g, that is a is greater than, a आपका पड़ा है और बॉडी अभी भी डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है, तो as body comes downward, बॉडी का मतलब यहाँ पे एलिवेटर भी हो सकता है, ठीक है, एलिवेटर ही है डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड आ रही है तो देन आपका आर कितना हो गया, आर इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ऑफ ए, ये बचा। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो आर इज इक्वल्स टू नेगेटिव एस ए इज ग्रेटर देन जी, अब आर आपका क्या हो गया, नेगेटिव। इस केस में
इस केस में क्या होगा, द पर्सन देखो इस केस में क्या होगा बच्चों, वो जो होगा ना लिफ्ट से ऊपर उठ जाएगा, वो इंसान कहाँ लिफ्ट से ऊपर की तरफ उठ जाएगा, एंड विल राइज फ्रॉम द फ्लोर, विल राइज विल राइज फ्रॉम द फ्लोर, ये फ्लोर से ऊपर उठ जाएगा, विल राइज फ्रॉम द फ्लोर, ये क्या होगा, फ्लोर से ऊपर उठ जाएगा। और अब क्या होगा, एंड स्टिक टू द सीलिंग, एंड स्टिक टू द सीलिंग, और ये क्या होगा, ये आपका सीलिंग पे चिपक जाएगा, स्टिक टू द सीलिंग। ठीक है बच्चों, और वो भी किसके सीलिंग पे, लिफ्ट के सीलिंग पे वो जाके चिपक जाएगा। आपने अगर बाय द वे हो सकता है एक मूवी आई थी टाइटैनिक, उसका केस देखा होगा, तो उसमें भी ये ऐसे होता है, टाइटैनिक डूब रही होती है और हमें लग रहा है कि वो इंसान ऊपर की तरफ जा रहा है, बेसिकली ऊपर की तरफ नहीं जा रहे होते हैं, तो वो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है जी से, जिसकी वजह से वो इंसान ऊपर की तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो दिस इज नोन एज द इट विल स्टिक टू द सीलिंग, वो सीलिंग से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन पढ़ाई करते रहें, हाँ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के सामने बताते रहें। अब मैं इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मेरा एफबीडी के ऊपर होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, और उसमें मैं मूव करूंगा। और बस आपके सपोर्ट की नीड है, आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।